हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी की क्लास आज एग्ज़ाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी में हम पहला टॉपिक लिए हैं वर्णमाला से। वर्णमाला से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो हम चलते हैं देख लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित सुक्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा। हिंदी वर्णमाला की परिभाषा। हिंदी वर्णमाला दो अक्षरों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। इसका सीधा अर्थ है वर्णों की माला या वर्णों की श्रृंखला। हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, टोटल कितने वर्ण हैं? तो 52 हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और वर्णों को यानी कि वर्णों के दो भाग हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्वर है, दूसरा व्यंजन है। तो आइए हम देखते हैं स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। स्वर वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं। फिर हम देखते हैं, जब हम मुंह खोलकर बिना किसी अवरोध के ध्वनि निकालते हैं तो वह स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? तो स्वर की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? छोटा है, बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, छोटे ऊ है, बड़े ऊ है, री है, ए है, आ है, ओ है और आओ है, ये स्वर हैं। और इसमें ये जो है री और लिरी और लिरी, इस स्वर को हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है। हिंदी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी ऑप्शन में दिया रहेगा वर्ण और कभी कभी दिया रहेगा शब्द। तो हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। अगर हिंदी में सबसे पहले अगर वर्ण और शब्द दोनों दिया है तो हम वर्ण लगाएंगे, अगर वर्ण नहीं है शब्द है तो शब्द लगाएंगे। तो कैसे बनेगा इसका प्रश्न? हिंदी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। हिंदी ध्वनि या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर उसके वर्णमाला का महत्व क्या है? हमारे हिंदी में वर्णमाला की क्या महत्व है, इसको हम देख लेते हैं। तो किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई वर्णमाला होती है। हमारी हिंदी भाषा में वर्णमाला का विशेष महत्व है। वर्णमाला को भाषा की नींव का दर्जा मिला है। भाषा को समझने और व्यक्त करने के लिए वर्णमाला की जरूरत होती है। शब्द और वाक्य निर्माण में वर्णमाला की अहम भूमिका होती है। वाक्यों एवं शब्दों की सहायता से अपनी भावनाएं, विचार और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। अब आगे हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में अगला जो टॉपिक है वो है व्यंजन से। तो व्यंजन को यानी कि 5 वर्गों में बांटा गया है। तो इसे ये जो 25 वर्ग हैं, ये जो 25 वर्ण है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इनकी संख्या का से और मा तक क्या कितनी है? तो 25 होती है। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। और ये जो लास्ट के हैं इन्हें पंचमा अक्षर बोला जाता है। अंगा, इया, आड़ा, ना और मा, ये अंगा से और मा तक इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें पंचमा अक्षर बोला जाता है। हम देखते हैं कि कौन से वर्ग में कौन कौन वर्ण आते हैं। तो जैसे कि का वर्ग है, का वर्ग में का से और अंगा तक सभी वर्ण आते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? का वर्ग। तो का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग के वर्ण हैं। चा वर्ग में चा, छा, जा, जा, इया आएंगे। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आएगा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आएगा। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आएगा। इन वर्गों में ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ता वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, पा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं,
चा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं तो ये देख लीजिएगा। फिर अगला है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। ये कौन कौन से हैं तो या है, रा है, या, र, ल, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। मतलब अंतस्थ व्यंजन इन्हें इसलिए कहा गया है कि ये हमारे अंदर से यानी कि अंदर से निकलते हैं। जैसे या बोल के देखिए, या, रा, ला, वा, यानी कि गले से थोड़ा होके तभी बाहर निकलते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इनका जो उच्चारण स्थान है। फिर अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। कौन कौन से हैं तो बड़ा सा है, कष्टी सा है, छोटा सा है और हा है। इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि इन्हें बोलने के लिए जो हमारी वायु निकलती है मुख से वो ऊष्म होती है यानी कि गर्म रहती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। फिर ये संयुक्त व्यंजन, इसमें कौन 4 अक्षर आते हैं यानी कि 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से हैं तो च, त्रिंग, ज्ञ और स्रा। संयुक्त व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये 2 अक्षरों की सहायता से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। फिर क्या है अगला द्विगुण व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है तो इनकी संख्या 2 है। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, उसे उच्छित व्यंजन कहते हैं। फिर अगला है अनुसार या चंद्र बिंदु। अनुसार तो जो अंक की बिंदी लगती है इसे अनुसार बोला जाता है, और ये चांद बिंदी जो लगती है इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। फिर अगला क्या है विसर्ग। विसर्ग में ये जो 2 बिंदी लगती है इसे विसर्ग कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है तो 1 है। जैसे हम लिखते हैं प्रातः, प्राया, अंताकरण, तो ये जो बीच में जो बिंदी लगाती है यही क्या है विसर्ग है। नोट में क्या है अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं तो अनुसार और विसर्ग को ही क्या कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। फिर हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुप्त स्वर है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है कि देखिए कहने में ये स्पष्ट हो रहा है कि ह्रस्व मतलब छोटा। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटे ऊ और री, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। फिर अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आएंगे तो बड़ा आ, बड़ी, बड़े ऊ, ए, आए, ओ और आओ। दीर्घ स्वर इन्हें 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है या दीर्घ स्वर कहा जाता है। फिर अगला है प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे अगर हम किसी को थोड़ा दूर से बुलाते हैं तो जोर से बुलाते हैं उसका नाम लेके कि राम या श्याम या ओम, तो इसमें कितना 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं इसे प्लुप्त स्वर बोलते हैं। तो देखेंगे हम हिंदी स्वरों का वर्गीकरण यानी कि जिह्वा के ऊंचाई और मुख के खुलने के आधार पे। तो जिह्वा की ऊंचाई में ये जो है 4 भाग में है। कौन कौन से हैं तो विपरीत है, अर्ध विपरीत है, अर्ध समृद्ध है और समृद्ध है। विपरीत का मतलब इसका मुंह यानी कि खुला रहता है पूरा, तो इसमें कौन सा अक्षर आएगा तो इसमें बड़ा आएगा। और अर्ध विपरीत में ये 4 अक्षर आएंगे छोटा ए, औ और औ। तो इन्हें बोलने के लिए जो मुंह है वो कम खुलता है, इसलिए इन्हें अर्ध विपरीत यानी आधा खुला रहता है। और इसमें ये आधा बंद आधा खुला रहता है अर्ध समृद्ध में। तो इसमें क्या है ए और औ, ओ, ए और ओ। और समृद्ध में एक बंद रहता है, तो जैसे ई बोलते हैं तो मुंह बंद रहता है। और इस बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ,
मुंह क्या रहता है हमारा, बंद रहता है। फिर हम देखेंगे जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पे। तो सबसे पहले है अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन आएंगे, तो छोटी ई, बड़ी ए और ऐ। इन्हें बोलने के लिए हम जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग करते हैं। फिर केंद्र या मध्य स्वर। केंद्र या मध्य में बोलने के लिए हमें आ यानी कि छोटा आ बोलेंगे तो ये हमारे मुख के एकदम मध्य में रहेगा, न पीछे रहेगा न आगे रहेगा, इसलिए इसे मध्य कहते हैं। पश्च स्वर में आ जाएगा बड़ा आ, छोटे ऊ, बड़े ओ, औ और यहाँ। तो इन्हें बोलने के लिए हम अपने पीछे की सहायता से इनका उच्चारण कर पाते हैं। फिर अगला हम देखेंगे होठों की स्थिति के आधार पे। तो आवृत मुखी या आवर्तुल, मतलब कि इसमें गोलाई होती है लेकिन कितना कम होता है। जैसे आ बोलना है तो पूरा मुंह गोल नहीं होगा, ई बोलना है, ई या बड़ी ई बोलना है, या ए बोलना है, या ए बोलना है तो मुंह पूरा गोल नहीं होगा, आधा ही गोल होगा, इसलिए इसे आवर्तुल कार कहते हैं। फिर अगला है वृत्तमुखी, यानी कि इसमें वर्तुल मतलब वृत्त होता है, इसमें मुंह पूरा गोल हो जाता है, जैसे छोटे ऊ, बड़े ऊ, ओ और औ। तो इन्हें बोलने के लिए मुंह जो हमारा होंठ रहता है उसका आकार पूरा गोल हो जाता है। देखिए नोट में, वर्तुल के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है और अर्ध वर्तुल में आएगा ये बड़ा, इसमें पूरा होठों की गोलाई पूरी नहीं होती है, इसमें आधा ही रहता है। फिर हम देखेंगे स्थान के आधार पर कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आ, छोटा आ, बड़ा आ और अंग, ये कंठ से उच्चारण होते हैं, मतलब हमारे गले वाले भाग से। फिर तालव्य से छोटी ई और बड़ी ई, इन्हें बोलने के लिए हमें तालव्य यानी कि तलवा की आवश्यकता होती है, जो ऊपर सट जाता है पूरी जीभ। जैसे छोटी ई बोलिए तो जो जीभ है मेरी जीवा, ये ऊपर जाके तलवा में सट जाती है। फिर मूर्धा, इसे बोलने के लिए पूरा मुंह में ये बोला जाता है, इसका स्पर्श और कहीं नहीं होता। इसे री बोलना है तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। होस्ट में क्या है, छोटे ऊ और बड़े ऊ, इन्हें होठों की सहायता से बोला जाता है। अनुसार को ये अंग बिंदी से, इसको अनुसार बोलते हैं। अनुनासिक चांद बिंदी जो है ये जो रहती है, इसे चंद्र बिंदु को इसे अनुनासिक बोलते हैं। और निरनासिक में मतलब किसी बिंदी या अनुसार विसर्ग की आवश्यकता नहीं होती है। कंठ और तालव्य से ये दोनों वर्ण आते हैं, ए और ऐ। उन्हें बोलने के लिए हमें ताल यानी कि कंठ और तालव्य दोनों की आवश्यकता होती है। कंठ तालव्य में वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है। फिर अगला है कंठोष्ठ, यानी कि कांट और यानी कि गले से और होष्ठ दोनों की आवश्यकता से हम इन दोनों ध्वनियों का जन्म कंठ और होठों के सहयोग से होता है। फिर हम देखेंगे हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, स्वर यंत्रमुखी यानी कांकल्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को बाहर खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे कांकल्य व्यंजन कहते हैं। इसमें एक व्यंजन ही आता है, ये हा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कांकल्य व्यंजन कौन सा है या किसे कहा जाता है, तो हा को कहा जाता है। फिर कंठ से इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। तो ये का वर्ग के ये पांचों अक्षर आ जाएंगे, का से और अंगा तक, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ से उच्चारित होते हैं। फिर आएगा तालव्य। इस वर्ण के सभी ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है, उन्हें तालव्य कहते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, इया, या और शा, बड़ा शा, इन्हें बोलने के लिए हमें तालु के आवश्यकता होती है। फिर हम देखेंगे मूर्धन्य में। मूर्धन्य में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो इस वर्ण में सभी ध्वनियाँ आएंगी जो मूर्धा से निकलती हैं। तो टा है, ठा है, डा, डा, अड़ा, रा और खष्टी सा है।
दंत से कौन कौन निकले हैं? तो ता, था, दा, धा, ना, ला और छोटा सा, ये दंत से, दंत की सहायता से यानी कि दांतों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। और फिर होष्ठ, जो ध्वनियाँ दोनों होठों को स्पर्श से उत्पन्न होती हैं उन्हें होष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो पा, फा, बा, भा, मा। फिर दंत होष्ठ यानी कि दांतों और होठों की सहायता से जो बनता है, इसे क्या, कौन सा वर्ड है? तो वाह है। इसे वतर्स व्यंजन भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। फिर हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श उच्चारण, अवयव के स्पर्श करने तथा सहसा खुलने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, डा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। और ये स्पर्श संघर्षी हैं। इसमें कोई क्या आएंगे? इनके उच्चारण में उच्चारण अवयव सहसा खुलने के बजाय धीरे धीरे खुलते हैं। इसमें क्या, चा, छा, जा, झा और या है। ये क्या है कि इसे, ये इन वर्णों का उच्चारण करते समय इनमें जो मतलब मुंह अचानक से खुलता है तो वह धीरे धीरे खुलता है। जैसे हमें चा बोलना है तो मुख धीरे से खुलेगा, एक बार नहीं खुलेगा। अगला क्या है? ऊष्म संघर्षी। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अवयवों से रगड़ खाते हुए निकलती हैं। तो इन्हें क्या, ये तीनों सा हैं, बड़ा सा, छोटा सा और खष्टी सा। फिर अगला है पार्श्विक व्यंजन। इसके उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा के दोनों पार्श्वों यानी कि बगल से निकल जाती है। तो ये कौन सा वर्ड है? तो सिर्फ ला है। इसे पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। फिर अगला है लुंठित। इसके उच्चारण में जिह्वा वतर्ष भाग की ओर उठती है यानी कि रा, वतर्ष मतलब ऊपर की ओर उठती है तलवा में। तो यह कौन सा अक्षर है? रा है। फिर क्या है? उच्छित व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक कठोर तालु के साथ झटके से टकरा के नीचे आती है उन्हें उच्छित व्यंजन कहते हैं। तो ये दोनों क्या है? डा और ढा, इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। फिर अगला है अंतस्थ या अर्धस्वर। इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव में कहीं भी स्पर्श नहीं तथा श्वास वायु अवरोध रहती है। ये दो वर्ण कौन से हैं? तो या है और वा है। फिर अगला है उच्चारण प्रयत्न यानी कि बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों के वर्गीकरण में स्वर तंत्रियों की स्थिति की दृष्टि से व्यंजनों को दो वर्णों में बांटा गया है। तो क्या है? एक घोष है और अगला अघोष है। इसे घोष या सघोष कहते हैं और इसे घोष कहते हैं। घोष या सघोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई निकलती है उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहा जाता है। यह पंच वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन है। तो इसे इसकी पहचान क्या है? यानी तीसरा यानी कि का वर्ग से, जैसे का से और अंगा तक जो वर्ड है पांचों, उसमें से ये तृतीय और चतुर्थ और पंचम जो व्यंजन है उन्हीं को सघोष कहा जाता है, यानी वो घोष या सघोष कहा जाता है। तो जैसे इसका 3, 4 और 5 यानी कि 345 से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि इसको पहचान सकते हैं। फिर अगला है आघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करते हुए निकलती है उन्हें आघोष व्यंजन कहा जाता है। ये कैसे हैं? पंच वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन है, यानी कि पहला और दूसरा। तो इन्हें पहला और दूसरा इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आघोष कहा जाता है। फिर हम देखेंगे प्राणता के आधार पर। तो प्राण का अर्थ होता है वायु, श्वास या
हवा। तो प्राण का अर्थ श्वास वायु भी व्यंजनों के 2 वर्गों में बांटा जाता है। इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण में हम पहले देख लेते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल का प्रयोग कम होता है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। तो ये 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन है। ये या, रा, ला, वा अल्प प्राण है। वो का, गा, अंगा ये यानी कि वर्ड का पहला अक्षर हो जाएगा और तीसरा अक्षर हो जाएगा और 5वां अक्षर हो जाएगा। ये हमारे क्या है? तो ये है अल्प प्राण है। इन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं 135 से। फिर हम देखेंगे महाप्राण। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ व्यंजन और तीनों सा जो है उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो जैसे घा और घा, इन्हें बोलने के लिए हमें ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें महाप्राण कहा जाता है। फिर हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। इसकी परिभाषा क्या है? मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह किसके अनुसार है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार है। भाषा की विशेषता। भाषा सामाजिक मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न है। भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है आदि। यानी कि जैसे कि जो बोली या भाषा हर क्षेत्र की अलग अलग होती, एक ही जैसी भाषा हर जगह नहीं बोली जाती, हर जगह का अलग अलग अपनी अपनी भाषा होती है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 3 रूप उभर कर सामने आते हैं जो निम्नलिखित है। पहला क्या है? बोलियां हैं, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा है, तीसरा राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो बोलियां में क्या है? भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। हिंदी भाषा की उपभाषाएं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन से हैं? तो पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है और बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। हिंदी बोलियों का वर्गीकरण तथा क्षेत्र। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, आप लोग ऊपर देख ही लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इनकी बोली का क्षेत्र और उपभाषाएं और बोलियां। तो ये अपभ्रंश से ये निकल कर आए हैं। शौरसेनी है, अर्धमागधी है, शौरसेनी, खस और मागधी है। और इसका जो उपभाषा है तो पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है और बिहारी हिंदी है। तो इनकी उपभाषाओं की जो बोलियां हैं वो इधर हैं। तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, इसकी जो बोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और इधर है हरियाणवी, बागरू और कन्नौजी। और इसकी है पूर्वी हिंदी की तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी की है गढ़वाली, कुमाऊनी, मड़ियाली। बिहार में है मैथिली, मागधी और भोजपुरी। हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो हम देख लेते हैं। खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुल्लई या मड़ियाली, मागधी, भोजपुरी और मैथिली। फिर
कुछ पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। भारत के कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द फारसी भाषा के हैं। हिंदी शब्द का भारत के साहित्य में प्रयोग की बात 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औसी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया। 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई, किंतु हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। भारत में राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है जो वो हिंदी है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 14 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि इसकी देवनागरी लिपि है। जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।